अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में लहराया 135 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विश्वविद्यालय में स्थापित 135 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तथा अटल अकादमी का किया लोकार्पण। यूनिवर्सिटी में ही स्थापित आइडिया लैब का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में अटल अकादमी आइडिया लैब का लोकार्पण तथा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनीपत की डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में 135 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज अटल अकादमी आइडिया लैब का लोकार्पण किया। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में 135 फुट लंबा भारत का तिरंगा लगाया गया। अटल अकादमी आइडिया लैब बनाई गई थी, जिसका लोकार्पण करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हुए कहा कि आज के समय में विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि आज के समय में तकनीक इतनी ज्यादा आ चुकी है जिससे हम एक जगह पर बैठे लाखों किलोमीटर दूर तक सेकंडों में संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए हमें विज्ञान और तकनीक पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और विद्यार्थियों के लिए उनके आने वाले समय के लिए उनको शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खरखोदा में भी 2 मूर्तियों का अनावरण किया और जब यहां पर 135 फुट लंबे तिरंगे का उद्घाटन किया तो एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसे कर रही है जैसे उनके समय में ऐसी कोई आपदा आई ही ना हो। और साथ ही दिल्ली सरकार पर दावा बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रलय आने से पहले हमें क्यों नहीं बताया? क्या हम सब सिर्फ प्रलय आने पर ही ध्यान देंगे? उससे पहले हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता। इसलिए ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सामने से सोनीपत के इस मेरे दौरे में एक ऐतिहासिक ये काम हो गए कि तीनों ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रकार का इतना ऊंचा 135 फुट ऊंचे झंडे को लहराने का अवसर डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के परिसर में रहा हो, या फिर दैया खाप के द्वारा जो 2 उनके हीरोज हैं, जिसमें बाबा खुशहाल सिंह जी, दादा खुशहाल सिंह जी इसको कह रहे हैं, और इसी प्रकार से ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी जो बलिदानियाँ उन्होंने दी हैं, उस बलिदानी को याद करते हुए उन दोनों की प्रतिमाओं का अनावरण आज खरखोदा में हुआ है। वहाँ भी लोगों में जज्बा था। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों से आम जनता में भी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, लोगों को संस्कार मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम सब जगह होते रहने चाहिए। उनके समय कभी हुआ ही कुछ ना हो, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। बाढ़ का हर साल हम 2 बार मीटिंग करते हैं बाढ़ राहत के लिए। बाढ़ के जो उनके जितने भी उस समय के प्रोजेक्ट होते हैं उनको पास करते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। उन लोगों का काम तो एक ही होता था, मई में एक बार बैठ करके हाथ पला झाड़ते थे। हमने इस बार भी 800 करोड़ रुपए के नई प्रोजेक्ट्स वो बाढ़ राहत के लिए सैंक्शन किए हैं। लेकिन बाढ़ राहत में सामान्यतया जो इस प्रकार के बाढ़ के इंतजाम रोकने के होते हैं वो होते हैं। इतना बड़ा वर्षा का जब एक प्रकोप होता है, जिसमें पहाड़ों पर भी वर्षा हुई और एक साथ एक ही दिन में 3,70,000 यानी क्यूसिक पानी जमुना में आ गया, और उधर पंजाब में भी वर्षा हुई, कुल्लू मनाली में वर्षा हुई, जिसके कारण से वहाँ भी पानी का एक प्रकार से बहाव तेज हुआ। हमारी घग्गर नदी, हमारी मारकंडा नदी, हमारी ये जो टांगरी नदी, सब नदियाँ उसके अंदर उफान आया, तो लगभग 1300 गांव में पानी फैला है। कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पानी आया और वो क्यों घुस गया। जब इतना बड़ा सैलाब आता है पानी का, उस समय बाढ़ के जो इस प्रकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन अब जो कि बाढ़ जो आई है उसमें राहत के कार्य लगातार हमारा एडमिशन लगा हुआ है। लगभग 6000 लोग उनको हमने राहत शिविरों में पहुँचाया, जिनके लिए भोजन की, उनके पीने के पानी की, दूध की, सब्जियों की ये व्यवस्था हमने की।
अब धीरे धीरे पानी उतर गया है काफ़ी, मात्र आज पलवल जिला, सिरसा और फतेहाबाद जिला उन्हें में पानी ज़्यादा है। धीरे धीरे पानी कम होगा, लोग अपने घरों में वापस चले जाएंगे। केवल ITO ब्रिज की नहीं बल्कि यमुना की जो स्थिति दिल्ली सरकार ने बना रखी थी उस सारे की हम जांच कराएंगे कि आखिर इस प्रकार के बाढ़ का जो एक उस रास्ता क्लियर यमुना का करना चाहिए था उसमें उन्होंने लापरवाही क्यों बरती है। जो बाढ़ का पार्ट है या तो 7 लाख क्यूसेक पानी भी ये नदी ले लेती थी, एकदम 3.5 लाख पानी आया और उसमें भी पानी फैल गया है, ये जांच का विषय है। ये बात भी ठीक है कि जो ITO का ब्रिज है, ITO के ब्रिज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है क्योंकि उनके क्षेत्र में है। अगर उसको देखते, उसके प्रति आगाह करते, क्योंकि उसका एक प्रकार से थ्योरेटिकल कंट्रोल भले ही हरियाणा के पास रहा है, लेकिन 2018 में उसके लिए जो पैसा देना होता है वो पैसा हरियाणा सरकार को मिला नहीं। उसकी मेंटेनेंस के लिए पहले इंद्रप्रस्थ जो पावर प्लांट था वो देता था, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट बंद हुआ, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको मेंटेन कराने के लिए उसका पैसा उनको अलॉट करना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने कभी भी 4 साल में 5 साल में नहीं कहा। तो ये एरिया उनका है, उनको चिंता होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश के कंट्रोल का कोई प्रोजेक्ट होता है हम उनको बताते हैं। जैसे गुड़गांव की जो लेक है उस लेक में पानी इकट्ठा होता है, हमने वहाँ के LG से, वहाँ के मुख्यमंत्री से सबसे कहा कि आपके यहाँ जो ड्रेन नंबर 8 है जिसको नजरगढ़ नाला कहते हैं उसकी सफाई नहीं है, जब तक वो सफाई नहीं कराएंगे तब तक पानी जमुना में नहीं जाएगा, गुड़गांव में उसका प्रभाव पड़ता है। उसका परिणाम निकला, एक कमेटी बनी, उस कमेटी के निकलने के बाद LG सामने खड़े होकर के आज का ये अवसर बहुत एक प्रेरणा देने वाला अवसर है कि सबसे पहले तो इस परिसर में मुझे लगता है कि पूरे सोनीपत जिले में इस प्रकार का कोई प्रकल्प नहीं बनाया गया होगा कि सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 135 फुट की ऊंचाई अपने आप में गौरव देने वाला ये प्रोजेक्ट है। हम सब गौरवान्वित हैं, देशभक्ति की भावना इससे पैदा होती रहेगी। जब भी कभी परिसर में अथवा परिसर के बाहर से भी मुझे लगता है कि अगर हाईवे से भी निकलेंगे तो भी 135 फुट ऊंचा ये झंडा देशभक्ति की याद आपको दिलाता रहेगा। जैसा बताया मैडम ने कि अपने आप में इसमें एक लाइट की व्यवस्था भी होगी। ये दिन रात जो है ये फ्लैग होइस्ट करता रहेगा, क्योंकि एक नियम बना है कि किसी भी फ्लैग के ऊपर लगातार आप अंधेरे के समय लाइट का प्रकाश अगर उसके ऊपर प्रतिबिंबित होता रहेगा तो फिर रात को भी उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें से भी एक ये प्रथा बनी है। लगभग 2 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। बहुत टेक्निकल काम है, 46 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्च आया है और इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है लगभग हर 6 महीने बाद इस ध्वज को बदलना भी होता है। तो वो भी अपने आप में बड़ा काम होता है। इसका जो आकार है, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग का जो आकार है 36 फुट बाई 24 फुट ये आकार है। 3 कलर जैसा अपने को पता है इसके ये सब होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट इसका आज उद्घाटन हुआ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार अन्य परियोजनाएं जिसमें विज्ञान और वास्तुकला की जो ये 2 पहल की गई हैं, एक तो अटल अकादमी और इसी प्रकार से आइडिया लैब का उद्घाटन। अब ये 2 चीजें विज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ाने के लिए इनका बहुत बड़ा उपयोग है। जैसा हमारी यूनिवर्सिटी है डी क्रस्ट, यानी जैसा इसका नाम है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान के अंदर हमारे विश्वविद्यालय खास करके हरियाणा के बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत आगे कर रहे हैं। और जैसे ये आइडिया लैब, इसका भी काफी समय पहले मैंने इसका उद्घाटन यानी किया था। इसमें हमें जो साथ मिला है वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उनका साथ मिला है, उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया है। तो इस प्रकार से ये लैब यहाँ बन पाई है और इस लैब के बनने से विभिन्न जो हमारे यानी एक प्रकार के आइडिया लैब में जैसा शब्द आइडिया, तो इसमें जो नए नए विचार आते रहते हैं, उस नए विचारों को डेवलप करके उसको साइंस के माध्यम से हमारे जीवन शैली में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, तो इस लैब के माध्यम से नई नई चीजें आएंगी। और कई बार तो इतनी नई चीजें आने लग गई हैं,
कभी कभी लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या उथल पुथल भी हो जाएगी। और ये हम देखते भी हैं, जो पिछले 30 साल 40 साल पहले का विज्ञान का जो सिस्टम था, जिनको उस समय नहीं पता था, आज जो देख रहे हैं कितना हैरान होते हैं। हम कुछ भी नहीं ले तो टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा प्रतिदिन के उपयोग का आने वाला मोबाइल फोन, अगर इसी को देख ले, ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय कभी आई, आने के बाद बहुत कुछ लोगों के पास देखी गई। मुझे याद है 1996 में सबसे पहले और मैंने एक मोबाइल देखा था, एक मोटा लंबा चौड़ा 9 इंच ऊंचा एरियल निकलता था, 300 ग्राम उसका वजन होता था, उसको लेके चलना पड़ता था। मोटरोला शायद उसका नाम था। और जो कंपनी थी हरियाणा में जो इसके सिम बेचती थी, एस्कोटेल वो कंपनी थी, और पूरे हरियाणा में उसका जो ऑफिस था जहाँ से सैंक्शन होता था वो सोनीपत में थी। किसी के यहाँ जाकर के मैंने कहा भी आपके एड्रेस का मैंने उपयोग करना है, और कभी कोई पत्र आ जाए, कभी बिल आ जाए तो मुझे बता दिया करो ताकि भरूंगा मैं। और उस समय इनकमिंग कॉल के भी शायद 12 रुपए मिनट का खर्चा होता था, आउटगोइंग कॉल के 18 रुपए मिनट खर्चा होता था। जब कोई फोन मानो किसी का आ जाए या किसी का करना होता था, पहले जल्दी बात खत्म करना, पैसा लग रहा है। और आज वही कॉल शायद कोई पैसा, अब तो कई कंपनियां ऐसी लगता भी नहीं है, अनलिमिटेड कॉल, थोड़ा सा पैसा जमा करा दो, अनलिमिटेड जितनी मर्जी बात करते रहो। ये विज्ञान कभी सोचा नहीं था कि हम घर बैठे यहाँ बैठे बैठे किसी को मोबाइल से ही मेल करेंगे, दुनिया के दूसरे कोने में जैसा हम क्लिक करेंगे उसी समय वहां पहुंच जाएगी। डाक की तो महीने कई बार चिट्ठियां लग जाते थे इधर से उधर जाने में, फिर 7 दिन बाद पहुंचती थी, फिर 3 दिन बाद पहुंचती थी, और हमारी मेल इधर से डाली उधर पहुंच गई। और अभी तो मैं हैरान करने वाला, ये तो पुरानी बातें बता रहा हूँ, हैरान करने वाला अभी 1 महीना पहले मैंने प्रयोग देखा। हम एक मीटिंग में बैठे थे, विषय चल पड़ा कि हमको ये काम प्रदेश के हित में करने हैं, और इसके लिए एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाए। तो शायद कह दिया हमने, उद्देश्य बता दिया, ये इस कारण से ये लिखना करना है। तो हमारे एक ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने जो एक निकाला, वो कौन सी चैट है, जीपीटी। अब उन्होंने बोला, बोलते ही 5 मिनट बाद वो जो पत्र है वो लिख करके मेरे हाथ में आ गया कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उनको संबोधित करते हुए जो विषय बताए थे वो सारे लिखे गए, और नीचे आपका मनोहर लाल ये लिख के पत्र आ गया, कल लगे साइन करो, अभी भेज देते हैं। मैंने कितना जल्दी कैसे हो गया? तो बोले चैट जीपीटी में हो गया। मैंने चैट जीपीटी में अगर ये हो गया तो सामने कई आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मैंने कहा मुझे लगता है कि सारे आईएएस ऑफिसर जो बैठे इनकी छुट्टी, अब क्या करना होगा? तो वही बढ़िया से बढ़िया काम तो यही करते हैं कि भी हम एक चीज लिखना चाहते हैं, पत्र लिखो, वो हमारे आइडिया को देख के पत्र लिखते हैं, और यही काम उसने अपना एआई के माध्यम से कर दिया। तो युग कितना बदल रहा है। ऐसे बदलते युग में आज कोई विचार नया आया है, स्टार्टअप्स जो है उसको किसी सीमा तक लेकर के जा रहे हैं। नए लोगों के पास भी, जो सामान्य विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, गांव में बैठा है, उसके मन में भी अच्छा विचार आता है। अच्छे विचार को कैसे वो डेवलप करता है और डेवलप करके कैसे उसको उपयोगी बनाता है, वो इस ऐसी जो आइडिया लैब है ये उनके काम आती है। तो मित्रों, बहुत विज्ञान तरक्की कर रही है, और उस विज्ञान की तरक्की में आज ये जो प्रोजेक्ट 2 हैं, चाहे वो हमारा आइडिया लैब है, अथवा ये जो हमने उद्घाटन किया है अटल अकादमी का, तो इन दोनों के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। वैसे भी नई हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने कहा है, उसके अंदर सबसे पहला एक यही रखा गया है, उसका एक बिंदु कि हमारी शिक्षा रोजगार परक हो। शिक्षा चाहे वो प्रारंभ में ही हम 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ने लग जाए, तो उसके अंदर स्किलिंग का कुछ ना कुछ इनपुट हो, स्किलिंग के माध्यम से उसको कुछ हुनर उसका विकसित हो। आज तक जो एजुकेशन होती थी 3R एजुकेशन, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, अब उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ उसकी स्किलिंग, अगर उसको हुनर आता है तो कहीं भी तुरंत पढ़ाई बाहर निकलने के बाद छोटा बड़ा काम अपना जाकर के शुरू कर सकता है, और उस छोटे बड़े काम में अवसर मिलता है और उसके उस आइडिया का उपयोग होता है, तो किसी भी सीमा तक बड़ा आदमी जा सकता है। आज ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं जो शून्य से शुरू हुए
और आज हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस विद इन 5-10 ईयर्स यहां तक पहुंच गए हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको, अपने यहाँ राजस्थान का एक नौजवान है, हरियाणा में उनके संबंध रिश्तेदारियां हैं। ये जो ओयो नाम से एक चेन चली है रूम्स अवेलेबिलिटी होटल की, कोई अपना होटल नहीं है, कोई अपना कमरा नहीं है, सब दूसरे के होटल को मिला करके देश और दुनिया में लाखों कमरे उनके पास अवेलेबल हैं कि कहीं भी जाओ और उनका कमरा जो है साइड खोलो, कमरे में जाके उनका किराया भरो, जाकर रहने लग जाओ, कुछ देखना नहीं है, उसी के अंदर सब आता है। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।